नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू पर। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस रिगार्डिंग द SC कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। इनमें से कौन सा संविधान का अनुच्छेद ऐसा है जिसके अंदर अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में प्रावधान है। SC कमीशन के संदर्भ में प्रावधान इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर है। जरा इन आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो यहां पर देखिए आर्टिकल 19 कौन सा आर्टिकल है। ये आर्टिकल 19 भारत के संविधान के भाग 5 में और उसमें भी जो लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ, यानी कि देश की संसद से जुड़ा हुआ ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल 19 के अंदर क्या लिखा है, यहां पर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके रेजिग्नेशन, साथ में उसके रिमूवल, इसके वैकेंसी, इसके संदर्भ में प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अब अगर हम आर्टिकल 386 को देखें तो आर्टिकल 386 पहले भारत के संविधान में था, लेकिन आर्टिकल 379 से लेकर के तो 391 तक ये तो सबके सब रिपील हो चुके हैं, तो ये तो आज के टाइम पर भारत के संविधान के अंदर है ही नहीं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की, तो ये वो आर्टिकल है जहां पर SC एंड ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात होती है लोकसभा के अंदर, हाउस ऑफ पीपल के अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अब बचा क्या, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के अंदर ही 338 के अंदर ही SC कमीशन का, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का संदर्भ दिया गया है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। यहीं पर अगर आप देखें, इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 338A, जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की चर्चा है, और यहीं पर आर्टिकल 338B, जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की चर्चा है, जिसको 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहां पर है, आर्टिकल 338B के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो हमारी संसद के गठन से जुड़ा हुआ है। जो संसद के गठन से जुड़ा हुआ है, 4 आर्टिकल अपने सामने दिए गए हैं, आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 79। देखिए आर्टिकल 54 की बात करें तो ये संघ की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जिसके अंदर हमारे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल इलेक्टरल कॉलेज। और यहां पर बताया गया है कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जाकर के मतदान कर सकते हैं। तो कौन मतदान कर सकता है, सबसे पहले एक शब्द आप याद रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्टेड, चुने हुए। दूसरा MP और MLA, ये जाकर के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 63 की, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ा आर्टिकल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ आर्टिकल 63। आर्टिकल जब हम बात करते हैं आर्टिकल हमारे 77 की, तो यहां पर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चर्चा है। बच क्या गया, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर देश की संसद की चर्चा की गई है, और संसद की चर्चा करते हुए, पार्लियामेंट की चर्चा करते हुए यहां पर बताया गया है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब है देश के, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा जिसे आप हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। तो असल यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर बन जाता है हमारा B, यानी कि D, यानी कि आर्टिकल 79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 78, 103, 108 या फिर 249। देखिए अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें तो लगभग सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आर्टिकल 102 की बात करते हैं तो आर्टिकल 102 के अंदर आता है क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर संसद की सदस्य को आप कहते हैं सांसद, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 102 है। और आर्टिकल 103 में बताया गया कि ऐसा डिसीजन कौन लेगा, अल्टीमेटली भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन ऐसा करते समय वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लिया करते हैं। आर्टिकल 103 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 249 की बात करें तो आर्टिकल 249 किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 249 भारत के अंदर संघ और राज्यों के संबंध से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जहां पर बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कब कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट पर अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना है
तो ये कानून कब और कैसे बना सकती है, इसके संदर्भ में आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बात करते हैं आर्टिकल 78। यहां पर बताया गया है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो ये आ गए कहां पर, आर्टिकल 78 में। बच क्या गया, आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 के अंदर चर्चा है किसकी, यहीं पर चर्चा है ज्वाइंट सिटिंग की, संयुक्त सभा की चर्चा है। याद रखना, संयुक्त सभा कब बुलाई जाती है, संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के अंदर किसी मामले को लेकर के, कोई मान लीजिए कोई बिल पास होकर एक सदन से पास होता है, यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहां से पास हुआ और राज्यसभा के अंदर पास नहीं हुआ, या फिर यहां से पास होने के बाद इनके पास गया, इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी, ये अमेंडमेंट इनको पसंद नहीं आई, यहाँ या फिर ये भी हो सकता है यहां से पास हुआ, पास होने के बाद राज्यसभा के पास गया और 6 माह तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति हम क्या देखेंगे, इसको आप कहते हैं डेडलॉक यानी गतिरोध, और गतिरोध को रोकने के लिए आर्टिकल 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्ड इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको देश की संसद के द्वारा ना तो बर्खास्त किया जाता है, ना ही इसके ऊपर महाअभियोग लगाया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन अपने पास है, भारत के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको आप CJI यानी कि हिंदी में भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी आप इसे कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा ऑडिटर जनरल, साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, ठीक है भाई साहब, कैग की बात हो रही है। यहां पर 4 ऑप्शन अपने पास है। देखिए जब हम बात करते हैं इन चारों को हटाने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत संसद के द्वारा हटाया जाता है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को भी संसद के द्वारा ही हटाया जाता है ना। अब बच क्या गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा कहां पर है, आर्टिकल 76 में है। ये कौन है, इसको आप हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी का मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है कि भाई ये है केंद्र सरकार का वकील, जिसको रखा जाएगा तो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा रखा जाएगा, हटाया जाएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार कहेगी और उसके कहने पर देश के राष्ट्रपति काम करेंगे। इनकी नियुक्ति भी, साथ में इनका रिमूवल भी, इनको जो भी वेतन इत्यादि मिलने वह भी, और साथ में इनका कार्यकाल भी, सब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट, इनमें से 4 स्टेटमेंट अपने पास दी गई है और कहा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो संसद के संदर्भ में सत्य है। जैसे कि सबसे पहले क्या कहा गया है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा आती है। दूसरा कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसको दोनों सदन के सदस्य जो है चुनते हैं। तीसरा कहा गया है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेशन संयुक्त सत्र को का जो अध्यक्ष की जाती है, संयुक्त सत्र का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चौथा कहता है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के द्वारा बुलाया जाता है। देखो अभी 108 की बात हो रही थी, आर्टिकल 108, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदनों में किसी मुद्दे को लेकर के बहस है तो ऐसे केस में भारत के राष्ट्रपति कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा, जब इसके चेयरमैनशिप की बात आती है तो इस चेयरमैनशिप को याद रखना, जब भी संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो चेयरमैनशिप किसके हाथ में होगी, ये होती है लोकसभा स्पीकर के हाथ में। लोकसभा स्पीकर नहीं है तो याद रखना लोकसभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर होंगे, वो नहीं होंगे तो जब आप राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, और वो भी नहीं है तो फिर किसी न किसी को जाकर के क्या किया जाएगा, यहाँ पर चुन लिया जाएगा। बट भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को चेयरशिप नहीं कर सकते, याद रखना, उसका अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो ये दोनों गलत हो गए। अब वो क्या कहता है कि संसद के अंदर क्या है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद के अंदर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है। आर्टिकल 79 में मैंने आपको बताया था कि संसद का मतलब 3 चीजें, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब बच क्या गया, ये बच गया भाई, ये बच गया स्टेटमेंट बी, तो ये बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं या फिर नॉमिनेटेड, सभी जाकर के इसमें मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, पार्डनिंग पावर से जुड़ा हुआ है।
देखिए जब आप राष्ट्रपति की बात करते हो तो राष्ट्रपति वाइड पावर्स एंजॉय करता है, जिसमें से एक शक्ति आती है क्षमादान संबंधी शक्ति। क्षमादान संबंधी शक्ति की बात करें तो यहां पर इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आता है 72, आर्टिकल 72। और इसी संबंध में अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, और वह प्राप्त होती है आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 के अंदर, अनुच्छेद 161 के अंदर ये प्राप्त होती है। जब आप आर्टिकल 71 की बात करते हो तो आर्टिकल 71 के अंदर मैंने एक क्लास के अंदर बताया था कि आर्टिकल 71 के अंदर दिया गया यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, विवाद है, तो ऐसे विवाद को कौन सुनेगा? ऐसे विवाद को भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। आर्टिकल 74, 75 की बात करें तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताता है, जिसमें कि आर्टिकल 74 कहता है कि देश के अंदर एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड होंगे प्रधानमंत्री, और यह क्या करेगा? देश के राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति इस सलाह के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये आर्टिकल 74। और आर्टिकल 75 में इससे जुड़े हुए और प्रावधान है, जैसे कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात आर्टिकल 75 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है? देखिए जब आप राष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 61। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 61 में इसको हटाने का प्रावधान दिया गया है। जहां पर जो हटाने का ग्राउंड है वो ग्राउंड क्या है, कारण क्या बताया गया है? यहां पर हटाने का कारण बताया गया है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताया गया है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का उल्लंघन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, संविधान का उल्लंघन। कईयों बार यही क्वेश्चन उठ करके आ जाता है, किस आधार पर हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? तो संविधान का उल्लंघन के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। अब हटाएगा कौन? इसके संदर्भ में आर्टिकल 61 ही कहता है कि हटाने की जिम्मेदारी देश की संसद की, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, इसमें 2/3 के बहुमत से। 2/3 किसका? कुल सदस्यता का 2/3। और उसमें भी प्रावधान ये है कि सबसे पहले जब इसको हटाना आप चाहते हैं तो 14 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा। फिर सदन के जिस भी सदन के अंदर लाए प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं उसके 1/4 सदस्य इस पर सहमत होने चाहिए। उसके बाद इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। तो आर्टिकल 61 के तहत संसद हटा सकती है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रपति के टर्म से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है? जब आप राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब यहां पर जो आर्टिकल दिए गए हैं उनको जरा देख लेते हैं। जब हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो यहां पर प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात है। राष्ट्रपति पद जो आप देखते हैं ये राष्ट्रपति पद आर्टिकल 52 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ में आर्टिकल 53 कहता है कि भारत के अंदर जब आप राष्ट्रपति देखते हैं तो भारत के अंदर संघ की जो कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिनका इस्तेमाल वह संविधान की दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकारियों के थ्रू करेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो ये कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में है। आता है आर्टिकल 55, यहां पर बताया गया कि किस सिद्धांत से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और साथ में सीक्रेट बैलेट। बच क्या गया? आर्टिकल 56, जिसके अंदर बताया गया क्या कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है? वह होता है 5 वर्ष का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, इसके बारे में क्या बताना है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 है। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें आर्टिकल 64 जरा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 64 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 64 बताता है कि भारत के अंदर जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वह एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, हिंदी में कहते हैं पदेन सभापति, यानी कि ये पोस्ट भारत के उपराष्ट्रपति के लिए रिजर्व है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि देखो ऐसा है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेक्युलर स्टेट इनमें से कौन सी जगह पर लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के नीति निर्देशक तत्व। फिर कहता है फिफ्थ शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। और चौथा कहता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। कहां पर लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म जो है वो समान है, सभी धर्म उसके लिए समान है, इसका अर्थ ये बन जाता है। जब आप इससे जुड़ा हुआ प्रावधान देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पर दिया गया है, ये प्रस्तावना के अंदर दिया गया। प्रस्तावना में कहां दिया गया है? प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के अंदर आता है नेचर ऑफ द नेशन, राष्ट्र की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो क्या बताया गया है वहां पर? बताया गया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, साथ में डेमोक्रेटिक और फिर लास्ट में रिपब्लिक। ये 5 प्रकृति बताई हैं आपको भारत की संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल के अंदर बताया गया है। अब ये जो प्रियम्बल नाम का शब्द है, याद रखना, इस प्रियम्बल नाम के शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन, इस सेक्युलर नाम के शब्द को प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म से संबंधित प्रावधान और कहीं संविधान के अंदर नहीं दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप धर्म संबंधी प्रावधान की बात करते हो, धर्म की आजादी की बात करते हैं, तो धर्म की आजादी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के अंदर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। भारत के संविधान में हम पढ़ते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये सिद्धांत हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, साउथ अफ्रीका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। जब आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहां पर हमको कुछ चीजों की बात सुननी देखनी होगी, जैसे कि सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किस प्रकार से जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद उनको फिक्स टेन्योर देना, फिक्स उनका कार्यकाल कर देना। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपने कार्यकाल दे दिया तो उनका रिमूवल का प्रोसेस, यानी कि जजों का रिमूवल का प्रोसेस, उसी से तो इंश्योर होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं है। उसके साथ साथ इनकी फंडिंग इत्यादि, कि फंड कहां से आएगा, ये सारी चीजें तो इंश्योर करती हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये जो प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया? ये प्रावधान हम लोगों ने लिया है यूएसए से। ठीक है भाई, कहां से? यूएसए से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। कहता है जब भी आप बात करते हैं संसदीय प्रणाली की सरकार, तो इसमें राज्य की जो वास्तविक शक्ति है, ये वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसे आप सीजीआई कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, उनके पास, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास जो उनका मंत्रिपरिषद है उसके साथ में, या फिर संसद के पास में। तो देखिए यहां पर जब आप इस संदर्भ में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74 से ये बात क्लियर हो जाती है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि देश के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। ये क्या करेंगे? ये एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति इस संदर्भ में क्या होगा? इनकी बात मानने के लिए बाध्यकारी। हालांकि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन अंत में तो बात माननी ही पड़ेगी ना। तो यहां पर वास्तव में शक्ति किसके पास है? वास्तव में शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्वेश्चन आया भी था जहां पर सेक्युलर वर्ड की हम बात कर रहे थे। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया, और बदलाव करते हुए कुछ वर्ड जैसे कि आप लोग जानते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जिसको आप हिंदी में कहते हैं समाजवाद, उसके बाद सेक्युलर जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, और साथ में इंटेग्रिटी ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जिसे आप क्या कहते हैं? राष्ट्र की अखंडता। तो ये वो शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा ये भारत के संविधान में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनमें से कौन से मुकदमे में, कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह ओपाइन किया, यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है?
4 केस अपने पास दिए गए हैं, बैरूबार यूनियन केस, उन्नी कृष्णन, मिनर्वा मिल्स या फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो फटाफट इसमें से बताइए कौन सा होगा सही आंसर, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। चलिए भाई, तो जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो इसके संदर्भ में जो सबसे पहला केस आता है वह आता है बैरूबारी यूनियन केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंपॉर्टेंट तो है, की तो है ये, लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओपाइन करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाद में इसी निर्णय को 1973 में 1973 के अंदर जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस 1973 में इस निर्णय को बदलते हुए कहता है क्या कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। संदर्भ इसके साथ साथ इनके अमेंडमेंट की भी चर्चा होती है केशवानंद भारती केस में, लेकिन इसको अंग मानने से मना कर दिया कहां पर, बैरूबारी यूनियन केस में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ऐसा कह रहा है कि भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को बदल दिया, तो क्या है वह है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2015 में, इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा नई संस्था के रूप में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु हेड्स द नीति आयोग इस चेयरपर्सन के तौर पर कौन होता है नीति आयोग में। जब आप नीति आयोग के गठन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कब ये 2015 में गठित हुआ था, 1 जनवरी 2015 के अंदर गठित हुआ था, जिसने रिप्लेस किया था किसको, हमारे योजना आयोग को, हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। अब जब आप योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, इसका गठन भी भाई 15 मार्च 1950 को हुआ था। 65 साल के बाद इसको रिप्लेस करके बनता है क्या, हमारा नीति आयोग। जब नीति आयोग के आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो चेयरमैन होता है वह चेयरमैन कौन होता है, इसका एक चेयरमैन होगा और वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। याद रखना ये होता है एक्स ऑफिसियो, यानी कि पदेन, हिंदी में आप इसको कहते हैं क्या, पदेन। और समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि एक्स ऑफिसियो मतलब है कि ये जो पद है वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ यहाँ पर वाइस चेयरमैन होता है, जैसे कि आज के टाइम पर हम बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो आज के टाइम पर इसके क्या हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे प्लानिंग मिनिस्टर हैं, जैसे आज की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह प्लानिंग मिनिस्टर, वो भी इसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेंबर्स की बात होती है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर 3 परमानेंट मेंबर, जिसमें कि वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल, और एक यहाँ पर सीईओ जिसको आप जानते हैं अमिताभ कांत जी के नाम से, जिनको आप जानते हैं आज के टाइम पर अमिताभ कांत जी के नाम से। तो ये हो गया क्या, हमारा नीति आयोग का कॉम्पोजिशन। तो याद रखना अध्यक्ष के रूप में कौन होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक ही हो गया क्या ये, चलो कोई बात नहीं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसने पहली बार भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की थी। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य, फटाफट आप बताइए इसका आंसर। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने शुरुआत की थी देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की। देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में आपको पहले बता चुका हूं कि इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो आर्टिकल 40 जो भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि देश के अंदर हमको पंचायतों का गठन करना है, गांव ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करना है। आर्टिकल 40 ऐसा कहता है। अब जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद कुछ कार्यक्रम शुरू हुए, तो उन कार्यक्रमों के असेसमेंट के लिए सरकार को समितियां बनानी पड़ी, कमिटीज बनानी पड़ी, जिसके अंदर एक बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में एस्टेब्लिश की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अंदर क्या कहा, देश के अंदर आपको क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ऐसा करते हुए इन्होंने क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था आप लेकर के आइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप देश के अंदर लेकर के आइए। अब इसकी जो रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट किया गया और इसको रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के बाद राज्यों के अंदर जब इंप्लीमेंट किया गया तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था, जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत जो है देश के अंदर उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो पंचायतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो पंचायतों से जुड़ा हुआ है। भाग 9, 10, 11 और 12, चलो जो भी है 9, 10, 11 और 12, तो कौन सा भाग ऐसा है पंचायत संविधान का जो पंचायतों से जुड़ा हुआ है। जब पंचायतों की बात करें तो मैंने आपको बताया क्या सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आती है, उसके बाद भारत के अंदर कुछ और समितियां जैसे कि अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, ये कुछ और समिति देश के अंदर गरीबी उन्मूलन और साथ में पंचायती राज को लेकर के देश के अंदर गठित की गई थी। फाइनली ये तय हुआ कि देश के अंदर पंचायतों का हमको क्या करना है, संवैधानिकरण करना है। और संवैधानिकरण करने के लिए PV नरसिम्हा राव जी के समय पर देश के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया जिसको आप कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के द्वारा देश के संविधान के अंदर एक नया भाग जिसको आप कहते हैं भाग 9, इसका नाम आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये एक नया भाग भारत के संविधान में जोड़ा गया और साथ में एक नई अनुसूची शेड्यूल 11 भारत के संविधान के अंदर जोड़ दी गई। तो याद रखना कौन सा भाग है, भाग 9। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पंचायती प्रणाली को अपनाया गया था। जो पंचायती सिस्टम है वो क्यों अडॉप्ट किया गया था। सबसे पहले लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा कहता है लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ एजुकेट द पेजेंट्स, किसानों को शिक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पंचायती राज का मकसद क्या था हमको पता ही है, बलवंत राय मेहता समिति का हमने रेफरेंस लिया है। उन्होंने तो कहा ही था कि हमको क्या करना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट मौजूद हैं। जब हम भारत के अंदर जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर कैसी जुडिशरी है, भारत के अंदर इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जिसमें अगर हम ऊपर की तरफ से देखते हैं तो सबसे पहले पूरे भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जिसे आप लोग सर्वोच्च न्यायालय या हमारा उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, यूटी हैं, उनको लेकर के सबका आप देखेंगे तो भारत के अंदर हाई कोर्ट्स की स्थापना भी है जिनको आप उच्च न्यायालय भी कह देते हैं। और बाद में जिला लेवल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं जिनको आप और हम लोग अधीनस्थ न्यायालयों के नाम से जानते हैं। इसको भी बाद में जाकर के रेवेन्यू कोर्ट आप देखेंगे, साथ में सिविल कोर्ट देखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं, कई प्रकार के यहाँ पर डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये डिवीजन जो है, ये हायरार्की भारत के अंदर न्यायपालिका में सेट होती है। अब जब आप हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट कहाँ के लिए होते हैं, राज्यों के लिए। लेकिन आज के टाइम पर राज्य कितने, तो 28 राज्य। तो क्या 28 हाईकोर्ट हैं, जवाब है नहीं। आज के टाइम पर 25 हाईकोर्ट हैं भारत के अंदर। कितने हैं, 25 हाईकोर्ट। इसका मतलब क्या है, कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो ज्वाइंट है। ज्वाइंट का मतलब क्या है कि 2 राज्य साथ में एक राज्य की यूटी, इस प्रकार से क्षेत्रों के लिए कंबाइंड ज्वाइंट हाईकोर्ट का प्रचलन है। जैसे कि अगर बात करें बहुत फेमस चंडीगढ़ हाईकोर्ट, किसके लिए, हरियाणा, पंजाब, साथ में यूटी ऑफ चंडीगढ़ के लिए। बात समझ में आती है। तो ये है, जब आप भारत के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले 1862 के अंदर 1862 के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना हुई। और सबसे पहला जो हाईकोर्ट देश के अंदर बना वो बना कलकत्ता हाईकोर्ट, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट, फिर मद्रास हाईकोर्ट, फिर 1866 में हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी स्थापना होती है। याद रखना इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब स्थापना हुई तो इसमें इसकी स्थापना हमारे आगरा में हुई थी, बाद में इसको ट्रांसफर करके इलाहाबाद लेके जाया गया। आज के टाइम पर आप देखेंगे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को तो इसकी बेंच जो है, एक पीठ जो है लखनऊ के अंदर भी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, जो डील करता है किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और किसके संदर्भ में ये बात हो रही है, किसमें ये बात हो रही है, हमारे हाईकोर्ट के संदर्भ में। तो आर्टिकल 214, 217, 226 या फिर 216। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बड़ा ही फेमस ये क्वेश्चन है। देखिए जब फंडामेंटल राइट की चर्चा होती है तो वहां पर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये वो आर्टिकल हैं जिसके तहत व्यक्ति जो है
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के न्याय प्राप्त कर सकता है। जब आप बात करते हैं हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट की, तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 217, जिसमें कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? याद रखना, ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इट इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग गवर्नर लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? मैंने आपको बता दिया कि जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। हमारे अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अभी हमने देख ही लिया था, आर्टिकल 217 कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कुछ इसमें नया नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आज के टाइम पर अगर हम देखें मौलिक कर्तव्य, जिसको आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से, ये फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल, हमारे संविधान के भाग ए आर्टिकल 51A के अंदर है, जहां पर आप देखेंगे तो शुरुआत में 10, बाद में 1 और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य, कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मतलब यह है कि ये मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है? इनकी शुरुआत होती है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के उल्लेख कहां पर हैं? तो अभी मैंने बताया कहां पर, पार्ट 4A के अंदर है। ये तो कुछ खाई नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी समिति ऐसी है जिसने मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था? कौन सी समिति? मल्होत्रा, राघवन, स्वर्ण सिंह या फिर नरसिम्हन समिति? तो कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सलाह के आधार पर मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के अंदर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? धर्म की आजादी के संदर्भ में कौन से आर्टिकल है भारत के संविधान के अंदर? देखिए, जब आप धर्म की आजादी की बात करते हैं, इस प्रकार किसी आजादी की बात करते हैं, तो मतलब है कि आप बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की। तो सीधी सी बात है, ये कहां पर आएगा? भाग 3 में आएगा। और इससे जुड़े हुए आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 25 से लेकर के 28, 25 से लेकर के 28 में ये चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। जब हम इन अधिकारों की बात करते हैं तो ये वो 2 मौलिक अधिकार हैं जो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को भी नहीं, भारत के नागरिकों को ही नहीं, बाहर से आए हर व्यक्ति को भी प्राप्त है। कहने का मतलब ये वो अधिकार हैं जो एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है अगर वो भारत के भूभाग के अंदर है। अब ये अधिकार कहां पर दिया गया है? ये अधिकार दिया गया हमको राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार में भी आर्टिकल 14 में इसकी चर्चा है। कहां पर है? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 को देखेंगे, ये किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, जिसके अंदर भेदभाव की मनाही की गई है। आर्टिकल 17 की बात करें तो देश के अंदर छुआछूत की मनाही है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की जाती है। और आर्टिकल 18 में टाइटल्स, जो कि हेरिडिटरी टाइटल्स, यानी कि हमारे जो कुलीन वर्ग की उपाधियां हैं, उनको समाप्त करने की बात की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहता है? अस्पृश्यता को खत्म करने वाला कौन सा आर्टिकल है? कहां पर कहा गया है कि हमको अबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को? तो मैंने अभी बताया कहां पर, आर्टिकल 17 के अंदर। 14, 15 हमें भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है कि शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके संबंध में इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है स्टेटमेंट? अगर आप देखें, सबसे पहले कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। क्या कहता है कि मानव तस्करी की मनाही, मानव तस्करी यानी कि इंसान को खरीदना बेचना। इसके साथ साथ और क्या मनाही करता है? इसके साथ साथ मनाही करता है बलपूर्वक श्रम, बलपूर्वक श्रम की मनाही करता है, फोर्स्ड लेबर की मनाही करता है। उसके बाद करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द परमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास धर्म को लेकर के उसके उत्थान के लिए टैक्स देने पर मनाही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है भाई। और बाद में इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समान
संरक्षण, ये तुम देख चुके हैं, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन सा आता है? एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जुड़े हुए आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी की मनाही है, साथ में बलपूर्वक श्रम की मनाही है। आर्टिकल 24 की बात करें तो जहां पर चाइल्ड लेबर यानी कि बालकों को खतरे वाले उद्योगों में लाने से मनाही की जाती है। अब अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, ऐसे कोई नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश, उससे जुड़ा हुआ कोई भी स्टडी मटेरियल आप यहाँ पर जाकर के अवेल कर सकते हैं। और भी नोटिफिकेशन जो भी आते हैं स्टडी IQ की तरफ से, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों से लेता हूँ अब इजाजत, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।